आज हम लेंगे कक्षा 12वीं का रसायन यूनिट 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, हम इसका इंट्रोडक्शन दें तो हमें कह सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा भौतिकी रसायन के अंतर्गत जिसमें रासायनिक ऊर्जा स्वतः ही अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है तथा विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक ऊर्जाएं संपन्न होती हैं। उन समस्त का अध्ययन जिस रसायन में करते हैं वे कहलाता है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन जो है, यहाँ पर हम देखें विद्युत रसायन सेल। तो विद्युत रसायन सेल वे युक्ति या वे उपकरण होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा स्वतः ही विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है अथवा विद्युत ऊर्जा की सहायता से अस्वतः रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराता है। ये सभी युक्तियां या उपकरण विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत आते हैं। अब विद्युत रसायन सेल को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल वह या वे युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा अस्वतः रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसे इसके अंतर्गत जो जितने भी हम धातु अधिकतर देखते हैं उसका विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। जैसे सोडियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है, अधातु में जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। विद्युत अपघटन क्रिया करवाकर कोई भी पदार्थों को या यौगिकों को या अयस्क को तोड़कर शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं और विद्युत की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया संपन्न होता है। यह कहलाता है विद्युत अपघटन सेल। दूसरा होता है गैलोनिक सेल या वोल्टी सेल। तो गैलोनिक सेल जो है, गैलोनी ने 1780 में तथा ए वोल्टा ने 1800 ईस्वी में इसकी खोज की। उस युक्ति में है मालूम है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके स्वतः ही विद्युत उत्पन्न होता है और इस विद्युत का उपयोग हम घरों में मोटर भी चला सकते हैं, कई प्रकार के उपकरण चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं। ये आपका जैसे मान लिया आपका बैटरी होता है, लेड बैटरी है या शुष्क सेल है, ये सब जो है बैटरियां होती हैं। गैलोनिक सेल है, डेनियल सेल है, लैग्रांजी सेल है। ये सभी उपकरण जो है ये कहलाता है गैलोनिक सेल के अंतर्गत आता है, जो स्वतः ही रासायनिक अभिक्रिया विद्युत क्रिया में विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न हो जाता है। अब हम देखेंगे गैलोनिक सेल या जिसको हम डेनियल सेल भी बोल सकते हैं, इसके कार्यविधि और रचना। तो यहाँ पर गैलोनिक सेल जो होता है, ये डेनियल सेल उसका प्रवर्धित रूप है गैलोनिक सेल का। और इसमें ध्रुवण को कम किया गया है। ध्रुवण का मतलब होता है जो पोलराइज्ड होता है बैटरी में वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो आप फिगर देख रहे हैं गैलोनिक सेल या डेनियल सेल का है, ये आप देख रहे हैं दो पात्र है, कांच का दो पात्र है। इस पात्र में भरा जाता है 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी 1 मोल पदार्थ को जल के 1 लीटर विलयन बनाया जाता है और उसका जो 1 atm यानी कि 1 वायुमंडल दाब और 298 केल्विन पर ये आपका क्रिया संपन्न होता है। ये एक मानक स्थिति है। ये आपका जिंक सल्फेट इसमें घुला हुआ है, जिसमें जिंक की प्लेट देख रहे हैं, जिंक की प्लेट है जो एनोड काम करता है। ये दूसरा पात्र देख रहे हैं, ये आपका कॉपर का प्लेट है और इसमें कॉपर सल्फेट का घोल है। AQ मतलब
एक्वा कहते हैं। एक्वा मतलब होता है जलीय विलयन। तो कॉपर सल्फेट के 1 मोल पदार्थ को जल के 1 लीटर में घोला गया है। इसका भी ताप हम प्रमाणित ताप 298 केल्विन ताप ले लेते हैं। यदि हम 298 केल्विन ताप को यदि हम सेंटीग्रेड बदले तो इसको हम 25 सेंटीग्रेड या कमरे के ताप मान सकते हैं। 25 सेंटीग्रेड या कमरे का ताप। अब जो है कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया है ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसको हम बोलते हैं दोनों को मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? वह अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया के दौरान अपना इलेक्ट्रॉन खोता है। जो इलेक्ट्रॉन खोता है उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, और वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो कहलाता है रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये जो गैल्वेनिक शेल है ये रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। और इस रेडॉक्स अभिक्रिया में हम देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि धातु प्लेट और धातु आयन। धातु प्लेट मतलब यहाँ पर जिंक धातु है, और धातु आयन का मतलब होता है यहाँ पर जिंक सल्फेट घुला हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं धातु और धातु आयन। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये है कॉपर प्लेट और कॉपर सल्फेट का घोल। इसके बाद उन दोनों विलयनों को संपर्क में लाने के लिए एक साल्ट ब्रिज होता है, और ये जो साल्ट ब्रिज है एक कांच की यू आकार की नली मोड़ देते हैं। सीधे नली होता है, उसे गर्म करके यू आकार का हम शेप दे देते हैं, और उस नली में प्रबल इलेक्ट्रोलाइसिस पदार्थ, जैसे मान लीजिए आपका पोटेशियम नाइट्रेट है या सोडियम सल्फेट है या अमोनियम क्लोराइड है या सोडियम नाइट्रेट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस पदार्थ को आपका जेलेटिन बना लेते हैं। अगर सॉल्यूशन जो होता है उसमें घोलकर ये पेस्ट के रूप में या जेल के रूप में इसे भर देते हैं। अब उसके बाद ये विलयन में ना आए इसलिए यहाँ पर ग्लास पूल होता है, कांच का पूल होता है जो रुई के समान होता है, वो उसको वहाँ पर लगा देते हैं ताकि इसका जो सॉल्यूशन है मतलब इसमें न मिल जाए या न गिर जाए। अब इसके बाद लवण सेतु का कार्य क्या होता है? लवण सेतु कार्य है दोनों पात्रों को संपर्क में लाना। अब देखिए इसकी क्रियाविधि कैसे होगी, किस प्रकार से संपर्क में आता है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिंक जो धातु है इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है तो यहां पर लिख देंगे Zn, चाहे तो S लिख सकते हैं। S क्या दर्शाएगा? S दर्शाएगा सॉलिड ठोस को। जिंक आयन के रूप में इसमें घुल जाएगा और इलेक्ट्रॉन को ये यहां पर मुक्त कर देगा। जो जिंक प्लेट होता है ये जिंक प्लेट आयन के रूप में इसमें घुल जाएगा, Zn आयन के रूप में इसमें घुल जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है इसको रिलीज कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व इस एनोड पर बढ़ जाएगा और यहां से बूटा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है आपका कॉपर प्लेट की ओर आएगा। अब कॉपर प्लेट जो है, प्लेट इसमें कॉपर आयन घुला हुआ है तो कॉपर आयन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहां पर देखें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? धातु जो है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये क्रिया कहलाता है ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन। ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रोड जो होता है ये एनोड काम करता है, एनोड, ये आपका एनोड हो जाएगा। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन होता हुआ यहां पर आया, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है इसलिए यहां पर घुला हुआ है क्या है? कॉपर आयन। कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर आयन के रूप में घुला हुआ है। तो उस कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है, कॉपर जो है, और ये जो है कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ये हो जाएगा CuS। कॉपर धातु के रूप में यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर जमा होते जाएगा, अर्थात कॉपर प्लेट की मोटाई बढ़ती जाएगी।
कॉपर धातु यहाँ पर इकट्ठा होते जाएगा। यहाँ पर क्या है, जो कॉपर था प्लेट, जो कॉपर धातु के जो प्लेट था वो घुलता जाएगा, घुलकर आयन बनाएगा। आयन मतलब बनाएगा तो यहाँ पर Zn यहाँ पर देख रहे हैं आयन बनाएगा। अब ये जो आयन के कारण ये जो जिंक जो प्लेट है वो धीरे धीरे ये छोटा होते जाएगा, घुलता जाएगा, मतलब ये इसकी द्रव्यमान घटती जाएगी। और यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर प्लेट जो है मोटा होते जाएगा, मतलब कॉपर यहाँ पर धातु जमा होते जाएगा। तो जो परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन और जो रिडक्शन या जिस प्लेट पर धातु जमा होता है या एकत्रित होता है वो हमेशा कहलाता है कैथोड। तो इस कारण से ये जो कॉपर प्लेट है वो कैथोड की तरह कार्य करता है, तो हो जाएगा कैथोड, कैथोड प्लेट। अब देखिए यहां तक तो ये समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से होता हुआ यहां आता है और यहां पर आकर कॉपर आयन जो घुला हुआ था उसको अपनी ओर आकर्षित करता है और इस कारण से जो कॉपर धातु है वो परमाणु के रूप में यहां पर चिपकते जाता है। और जिंक जो है ये आपका इसका क्षति होता है, क्षरण होता है, धीरे धीरे ये कॉपर जो प्लेट है उसका जो भार है वो घटेगा और जिंक प्लेट का भार घटेगा और कॉपर प्लेट का भार जो है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब जो है यहाँ पर बीच में एक कुंजी है, ये देख रहे हैं कुंजी है, की को हम ऑन करते हैं तो ये आपका इस प्रकार चालू होता है। ये आपका GM लिखते हो, G मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये आपको दर्शाता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह है। और एक हमेशा याद रखिए, जिधर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके विपरीत में विद्युत धारा बहती है। तो विद्युत धारा बहेगा कहां से, कॉपर प्लेट से जिंक प्लेट की ओर। तो यहाँ पर यहाँ लिख दिया हूं, ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट की ओर हो रहा है, लेकिन विद्युत धारा का जो प्रवाह है यहाँ पर आई लिख दिया हूं, ये आपका हो रहा है कॉपर प्लेट से जिंक प्लेट की ओर हो रहा है। अब इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कहलाता है 2 अर्ध सेल है और 2 अर्ध सेल, ये पूर्ण सेल तब बनता है जब दोनों को आपस में संपर्क कराया जाए। तो संपर्क कराने के लिए यहाँ पर जैसे ये बताएं, जिसको हम बोलते हैं लवण सेतु, साल्ट ब्रिज होता है। जैसे मैं बताया साल्ट ब्रिज क्या करता है, ये आपका साल्ट ब्रिज जो होता है ये दोनों विलयनों को आपस में संपर्क में लाता है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि इसका विलयन इसमें आ जाए, इसका विलयन इसमें आ जाए, सिर्फ इसमें आयन प्रवाह होते हैं, बहते हैं। अब होता क्या, देखिए अब होता क्या है कि यहाँ पर जिंक आयन जो है धीरे धीरे घुलता जाएगा, मतलब जिंक आयन की सांद्रता बढ़ेगी और जिंक आयन की सांद्रता बढ़ती है उस रेशियो से सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ नहीं पाती, वो कांस्टेंट रहता है। देखिए जिंक जो है इसकी सांद्रता बढ़े, क्योंकि यहाँ पर जिंक पहले जितना था उतना तो है ही, यहाँ पर घुल रहा है तो इसकी संख्या बढ़ रही, मतलब जिंक आयन की सांद्रता मतलब बढ़ रही है, लेकिन सल्फेट आयन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट है, कॉपर आयन है और सल्फेट आयन है। तो कॉपर आयन है तो कॉपर आयन इसमें जो घुला हुआ था वो धीरे धीरे धातु के रूप में यहाँ पर जमा हो रहा है, तो इसके विलयन में कॉपर की सांद्रता घटती जाएगी, तो उस रेशियो में सल्फेट की सांद्रता घटती है। मान लिया आपका दोनों 100% मान लेते हैं, ये आपका ये 100% है, ये भी 100% है। तो जब मान लिया 10% इसमें चिपक गया तो बच गया कितना, 90%। उसी प्रकार से जैसे आपका जिंक आयन है, ये पहले जो 100% था ये भी 100% था, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर जिंक बढ़ गया, आयन इसमें घुल रहा, जिंक बढ़ गया और ये बढ़कर 110% हो गया, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पर देखिए
ये 100 है और ये क्या है 110 है। उसी प्रकार से कॉपर आयन 90 हो गया और इधर हो गया आपका सल्फेट आयन 100 हो गया। तो इसके रेशियो में ये ज्यादा है, इस कारण से यहाँ से इसको विलयन उदासीन करने के लिए इसमें से सल्फेट आयन जो है ये आपका सल्फेट आयन इस ओर गति करता है, मतलब कॉपर से जिंक की ओर आ जाता है। अब देखिए जिंक की ओर आगे क्या होगा, अब जो जिंक जो है 110% है और ये 100% है, 10% इसमें और ऐड हो गया, ये भी 110 हो गया। इसी प्रकार से इसमें 10 माइनस हो गया, 90 हो गया और इसमें से 10 घट कर इसमें आ गया, तो ये भी क्या हो गया 90% हो गया। अर्थात इसमें इसकी सांद्रता समय के साथ साथ घटती जाएगी और इसकी सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी। और ये क्रिया तब तक होगा जब तक कि इसकी सांद्रता शून्य नहीं हो जाती। इसकी सांद्रता मतलब जब तक इसमें आयन है, सल्फेट आयन है, तो यहां से यहां बहेगा और जब तक सल्फेट आयन है तो कॉपर आयन भी है वहां पर। और इस प्रकार से ये जो है इस सेल के द्वारा कुल रिएक्शन होता है, उसको हम कुल रिएक्शन को दे दें तो जाएगा टोटल रिएक्शन। हम चाहे तो टोटल रिएक्शन का मतलब होता है ये आपका लेफ्ट साइड में है इलेक्ट्रॉन, ये राइट साइड में है, चाहे तो इसको हम जोड़ने के लिए काट सकते हैं। ये बच गया क्या ZNS और ये बचा क्या Cu, चाहे तो लिख सकते हैं इक्वल 2+ इक्वल, ये बचा Zn2+ इक्वल प्लस CuS। ये आपका ये टोटल रिएक्शन हुआ। और इस टोटल रिएक्शन गैल्वेनिक सेल में इसके द्वारा हमें यदि हम इसमें वोल्ट मीटर का उपयोग करें, वोल्ट नापें, तो ये वोल्ट दर्शाता है 1.10 वोल्ट। यानी कि गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल के द्वारा प्रमाणित ताप और दाब पर, प्रमाणित ताप और दाब का मतलब क्या होता है, प्रमाणित जो ताप है वो आपका 290 केल्विन ताप है और जो इसका दाब है वो 1 atm है, एक वायुमंडल दाब है और उसकी जो सांद्रता है 1 मोलर है। तो इतने दाब ताप सांद्रता पर इसका जो विभवांतर है दोनों अर्ध सेलों का वो होता है हमेशा 1.10 वोल्ट। तो यहाँ जैसे मान लिया आपका हम देखते हैं जंग लगने की, आगे मतलब ब्रेक में उसको बताएंगे। तो जैसे हम देखते हैं खासकर लोहे में जंग लगना, खासकर बरसात में जो जंग होता है वो अधिक होता है, तो वो भी एक गैल्वेनिक सेल की तरह कार्य करता है, लेकिन इसका वोल्ट इतना कम होता है कि उसको हम उपयोग में लाने के लिए बहुत प्रयास की या खर्च की आवश्यकता पड़ती है और उस खर्च के हिसाब से उसके द्वारा हमें वोल्ट की प्राप्ति बहुत कम होती है, इसलिए हम उसका उपयोग दैनिक जीवन में नहीं कर सकते। अर्थात लोहे पर जंग लगना या रस्ट जो होता है वो भी एक गैल्वेनिक सेल है और उसका हम उपयोग गैल्वेनिक सेल की तरह कार्य में ला सकते हैं। तो जितने भी धातु होते हैं ये सभी धातु जो हैं ये आपका गैल्वेनिक सेल की तरह कार्य करते हैं, इसलिए जो नया जो रहता है, जैसे हमारे सोना चांदी भी नया रहता है और जब पुराना हो जाता है तो उसकी सतह मलिन पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन या अन्य वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उससे क्रिया करके उनके ऑक्साइड बना देते हैं और ऑक्साइड उस परत में आ जाता है और उसके ऑक्साइड के कारण उसका सतह मलिन पड़ जाता है और वो फिर से हम उसको साफ करते हैं।